Hello students of class 6, today I am going to start the chapter the Egyptian civilization. ठीक है, हम लोग एंशियंट जो सिविलाइजेशंस है, प्राचीन काल के जो सिविलाइजेशंस है उनके बारे में दो हमने पढ़ा। भारत का इंदस नदी, सिंधु नदी के किनारे द इंदस वैली सिविलाइजेशन और यूफ्रेट्स और टाइग्रिस नदी के किनारे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये दो सिविलाइजेशंस के बारे में हमने पढ़ा। अभी हम पढ़ने वाले हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में। देखो, ये जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है वो कहाँ पर डेवलप हुआ था। सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ अफ्रीका। ये अफ्रीका का नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, उत्तर पूर्वी साइड है, और यहाँ पर बहता है दुनिया की सबसे लंबी नदी। इस नदी का नाम है नील। देखो, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये इजिप्ट है, और यहाँ से नाइल नदी यहाँ से बहता है, और इजिप्ट के अंदर से होते हुए ये नदी मेडिटेरेनियन सी में जाके ये नदी ख़त्म होती है। वैसे तो ये जो नॉर्थ अफ्रीका है ये एक बहुत बड़ी रेगिस्तान है। दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान सहारा डेजर्ट के बीच में से ये नदी बहती है। लेकिन और तुम लोग जानते हो कि जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में खेती बाड़ी वगैरह कुछ होता नहीं है। तो अगर ये रेगिस्तान है, यहाँ पे खेती बाड़ी होती नहीं है, तो यहाँ पर सिविलाइजेशन कैसे डेवलप हुआ? क्योंकि प्राचीन काल में लोग तो ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे खेती बाड़ी होता था, फसल उगता था वगैरह वगैरह। तो एक्चुअली होता क्या था कि ये नाइल नदी जो है इसमें हर साल एक बार बहुत बड़ी बाढ़ आता था। बाढ़ के समय इस नदी की पानी नदी की दो किनारे फैल जाता था, और नदी के अंदर जो एलुवियम है, सिल्ट है, वो नदी के दो किनारे जम जाता था। और ये जो नदी जो मिट्टी जमाता है, डिपॉजिट करता है, वो बड़ा उपजाऊ होती है। तो इसके वजह से नील नदी के दो किनारे ये जो हरा एरिया देख रहे हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ फर्टाइल सॉइल यहाँ पे मिलता है। और ये नाइल नदी जो है ये भी यहाँ के लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने की सुविधा यहाँ के लोगों को देता था। तो इस वजह से नील नदी के किनारे ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। तो अब आओ, अब हम ये चैप्टर को थोड़ा देखते हैं कि चैप्टर में क्या लिखा है। तो देखो, ये जो एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, प्राचीन जो इजिप्ट का सिविलाइजेशन है, ये माइटी, मतलब ये जो नाइल रिवर है, नाइल, नॉर्दर्न अफ्रीका में, उत्तर अफ्रीका का नाइल नदी के किनारे ये सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था आज से हज़ारों साल पहले, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये द माइटी रिवर नरिश्ड द ग्रोथ ऑफ द इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड इन्फ्लुएंस इस डेवलपमेंट। तो देखो, ये नील नदी की वजह से इजिप्शियन सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, और इजिप्शियन सिविलाइजेशन नरिश हुआ मतलब फूला फैला, ठीक है, और ग्रोथ हुआ नाइल नदी के वजह से। तो इसी वजह से इजिप्शियन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नाइल नदी के ऊपर डिपेंड किया था, नाइल नदी के ऊपर निर्भर करके ही ये सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ था। इसीलिए ग्रीक ऐतिहासिक, ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडेटस ने इस सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हुए कहा कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन इज़ द गिफ्ट ऑफ द नाइल। इजिप्शियन सिविलाइजेशन नील नदी की तोहफा है। नील नदी, नाइल रिवर अगर नहीं होता तो ये सिविलाइजेशन कतई डेवलप इस एरिया में नहीं करता। देखो, ये नाइल रिवर जो है जहाँ पर इजिप्शियन सिविलाइजेशन फ्लरिश किया, मतलब बना, ये एक्चुअली क्या है, ये नदी के दो किनारे ये एक लंबा नैरो प्लेन है। लुक एट दिस डायग्राम, लुक एट दिस डायग्राम। ये जो प्लेन है, जिस प्लेन में, जो प्लेन रीजन में इजिप्शियन सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, ये नदी के दो किनारे लंबा है, और ये प्लेन लैंड जो है ये नैरो, मतलब ये बड़ा चौड़ा नहीं है। ये लैंड, ये जो उपजाऊ ज़मीन है ये बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। ये नदी के दो किनारे लंबा करके ये प्लेन लैंड बना है, जिसके ऊपर इजिप्शियन सिविलाइजेशन डेवलप किया। बारिश के समय, ड्यूरिंग द रेन्स, देखो हर साल बारिश के समय ये रिवर वुड ओवरफ्लो, मतलब नदी का पानी, दो साइड में नदी का पानी फैल जाता था और बाढ़ आता था, और ये इजिप्ट का जो वैली है ये पूरा बाढ़ के पानी के नीचे चला जाता था। जब बाढ़ का पानी पीछे हट जाता था, व्हेन द फ्लड वाटर रिसीडेड, तो ये
फ्लड का पानी से, ये नदी की पानी से बहुत उपजाऊ मिट्टी इस जगह को ढक देता था। तो ज़मीन यहाँ का बड़ा फर्टाइल यानी कि उपजाऊ हो जाता था, जहाँ पे बड़ी आसानी से फसल उगाया जा सकता था। तो इसीलिए इजिप्ट के लोगों की ऑक्यूपेशन, मतलब सबसे ज़्यादा इजिप्ट के लोगों की जो पेशा था, काम था, वो क्या काम था? एग्रीकल्चर। तो इजिप्ट के प्राचीन काल में इजिप्ट के ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। और दे बिल्ट ए वाइड नेटवर्क ऑफ कैनाल्स एंड डैम्स। इन लोग क्या किया था? ये नील नदी से नहर मतलब कैनाल खोदकर दूर दूर तक उन्होंने ये कैनाल खोदा था, ताकि कैनाल्स यानी कि नहर के ज़रिए वो नील नदी की पानी दूर दूर तक पहुंचा सके और खेती बाड़ी कर सके। देखो एक चीज़ याद रखना कि जब इंसान खेत में पानी देने का इंतज़ाम करता है, कुआं से पानी निकल के हो, नदी का पानी दूर दूर पहुंचा के हो, तो इसको इरिगेशन कहता है। इरिगेशन मतलब जब इंसान खेतों में पानी पहुंचाने की इंतज़ाम करता है, उन इंतज़ामों को इरिगेशन कहा जाता है। तो इजिप्ट के लोग अपने खेतों में पानी पहुंचाने के लिए वो नील नदी से, नाइल रिवर से दे यूज टू डिग, मतलब डिग माने खोदना। उन लोग नहर खोदकर, कैनाल खोदकर दूर दूर तक खेतों में पानी पहुंचाने के लिए वो ये पानी लेकर जाते थे। तो नाइल नदी जो था, ये इजिप्ट के प्राचीन काल में इजिप्ट के लोगों का ट्रैवल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का भी, मतलब एक जगह से दूसरा जगह जाने की सबसे इम्पॉर्टेंट चारा, सबसे इम्पॉर्टेंट वे था नाव में नील नदी में सफ़र करना। ठीक है, तो इसीलिए इजिप्ट के ज़्यादातर, प्राचीन काल की इजिप्ट की ज़्यादातर शहर नील नदी के किनारे ही बना था। और यहाँ के लोग क्या करते थे? नाव में बैठकर या बड़े बड़े जहाज़ों में बैठकर नील नदी में, अपने यहाँ के जो व्यापारी थे वो नील नदी के ऊपर बड़े बड़े जहाज़ों में अपना माल डालकर वो नील नदी से बाहर निकलते थे और फिर मेडिटेरेनियन सी से होते हुए वो दूर दूर की जगह पर व्यापार के लिए वो निकल पड़ते थे। तो खेतीबाड़ी, सिर्फ खेतीबाड़ी नहीं, इजिप्ट के लोगों की व्यापार जो है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड का जो यहाँ के लोगों की उन्नति हुआ था, तरक्की हुआ था, वो भी बिकॉज ऑफ द नाइल रिवर। ये नाइल जो है, मैंने चैप्टर की शुरुआत में कहा था, नाइल जो है ये दुनिया की सबसे लंबा नदी है। और आज भी इजिप्ट की, आज तक इजिप्ट की लोगों की आर्थिक, इकोनॉमिक और सामाजिक विकास में, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में, उनका आर्थिक और सामाजिक जीवन में आज भी नाइल रिवर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ इजिप्ट इवन टुडे। तो आप देखो, ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है, अब हम थोड़ा जानते हैं कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है वो कितनी पुरानी है। हाउ ओल्ड इज इट? देखो, इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है वो ईसा मसीह, मतलब जीसस क्राइस्ट की जन्म की 4000 साल पहले यहाँ पे सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन शुरू हुआ था। तो अगर हम आज की डेट ले ले तो आज से करीबन 6000 साल पहले इजिप्शियन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। देखो, इजिप्शियन सिविलाइजेशन को जो एरिया में, जिस जगह पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन शुरू हुआ था, हम इजिप्ट के जो सिविलाइजेशन है इसको दो भाग में बांट सकते हैं। वन इज लोअर इजिप्ट एंड द सेकेंड इज अपर इजिप्ट। 3000 ईसा मसीह की जन्म की 3100 साल पहले, 3100 साल पहले ये लोअर इजिप्ट और अपर इजिप्ट, इजिप्ट के जो राजाएं हुआ करते थे उनका नाम था फेराओ। इजिप्ट के राजा को फेराओ बोला जाता था। तो आज से 2000 साल पहले फेराओ लोग इजिप्ट में ताकतवर हो गए और वो लोअर और अपर इजिप्ट दोनों को जीतकर एक बहुत बड़ा इजिप्ट का साम्राज्य का उन्होंने स्थापन किया। पहले जब इजिप्शियन सिविलाइजेशन बना था, तो देखो ये लोअर इजिप्ट और अपर इजिप्ट क्या है? समुंदर के किनारे, ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास का जो एरिया है इसको लोअर इजिप्ट कहा जाता था, और समुंदर से थोड़ा दूर का जो एरिया है इसको अपर इजिप्ट कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग थे वो अपने हिसाब से रहते थे, यहाँ के लोग अपनी हिसाब से रहते थे। लेकिन
2000 ईसा मसीह की जन्म की 2000 साल पहले फ़राओ लोग इजिप्ट में पावर में आया। फ़राओ लोग इजिप्ट में ताकतवर बन गए और वो लोअर और अपर इजिप्ट को एक करके एक बहुत बड़ा और ताकतवर इजिप्शियन सिविलाइजेशन का या इजिप्शियन एम्पायर का वो स्थापना किया। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है इसका विशेषताएं क्या था। तो फ़राओ के अंदर में जब फ़राओ लोगों ने इजिप्ट के राजा बने और पूरी इजिप्ट को एक करके एक बड़ा साम्राज्य बनाया, तो उसके बाद इजिप्ट की जो विशेषताएं हैं, इजिप्शियन सिविलाइजेशन की जो विशेषताएं थे, उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कि इजिप्ट के राजनीतिक संगठन क्या था। फ़राओस जो थे वो बड़े ताकतवर रूलर्स, स्ट्रॉन्ग रूलर्स हुआ करते थे। एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स, मतलब वो बहुत बढ़िया तरीके से अपना देश का जो सियासत था, जो रूल था, अपनी देश की ज़रूरतों को वो पूरा करते थे। वो पूरी इजिप्ट में, इजिप्ट के समाज में दे ब्रॉट अबाउट ऑर्डर इन द सोसाइटी थ्रू क्रिएशन ऑफ लॉज। वो अलग अलग कानून बनाए और इन कानूनों के ज़रिए वो इजिप्ट के समाज में एक चैन, अमन और शांति लाए। ठीक है, तो इन्होंने ट्रेड, व्यापार पर जोर दिया कि इजिप्ट की लोगों की व्यापार बढ़ पाए, और लेबर, मतलब इजिप्ट में काम करने के लिए जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते थे, खेती बाड़ी की काम करते थे लोग, तो कहाँ से यहाँ पर काम करने के लेबर आए और किस कानून के दौरान ये लेबर लोग काम करे, ये सारा कानून यहाँ के फ़राओ ने बनाए थे। ये फ़राओस ने जो बिल्डिंग बनाए थे, उनमें जो बिल्डिंग आज तक दुनिया भर से लोग इजिप्ट में देखने जाते हैं, उन बिल्डिंग्स का नाम था पिरामिड्स। पिरामिड्स के अलावा उन लोग कई सारे बड़े बड़े मंदिर बनाए, टेम्पल्स बनाए। तो ये मंदिर, ये पिरामिड और टेम्पल्स, इतने बड़े बड़े जो पिरामिड और टेम्पल बनाया, इसके ज़रिए फ़राओस के नाम सारा दुनिया भर में फेमस हो गया। देखो, ये जो इजिप्ट के लोग किंगशिप, मतलब अपने राजाओं के बारे में क्या सोचते थे। देखो, देयर द कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप इज की टू अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। देखो, अगर इजिप्शियन सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट और तरक्की कैसे हुआ, इसको सही तरह से अगर समझना है, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि इजिप्ट के लोगों के मन में उनके राजाओं के बारे में उनकी ख्यालात क्या था। शुरुआत में इजिप्ट के राजाओं को वहाँ के लोग मानते थे एज द इनकारनेशन ऑफ गॉड्स। इनकारनेशन मतलब भगवान राजा बनकर, उनके राजा बनकर ज़मीन में प्रतीत हुए, ऐसा वो मानते थे। अर्थात वो मानते थे कि राजा जो है, फ़राओ जो है, वो धरती पर भगवान की ही रूप है। लेकिन धीरे धीरे राजाओं के बारे में ये जो किंगशिप, यानी कि राजाओं के बारे में उनका जो ये ख्याल था, ये मॉडिफाई हो गया, मतलब इसमें कुछ परिवर्तन आया। तो धीरे धीरे उन लोग, इजिप्ट के लोग, अपने राजाओं के बारे में सोचने लगा कि ये भगवान नहीं है, बल्कि धरती पर ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव, माने धरती पर हमारे राजा जो है ये भगवान की प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव है। तो इजिप्ट के लोग जो है, ये जो इन लोग भगवान की राजाओं को भगवान की प्रतिनिधि धरती पर मानते थे, तो इसका मतलब है दे बिलीव्ड इन द डिवाइन राइट थियरी ऑफ किंगशिप। मतलब राजा जो है, जो परिवार राजत्व कर रहे हैं, जो परिवार राजा बन के बैठा हुआ है, उनको राजा बनने के लिए ही भगवान धरती पर भेजा है। सो दे हैव द राइट टू रूल, इनको रूल करने का अधिकार है, क्योंकि भगवान इनको अपना प्रतिनिधि बनाकर जमीन पर, अर्थ पर भेजा है। ओके, एनीवे, अब देखो, ये जो थियरी है डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप, इसका मतलब ये है कि हमारी जो राजा है, उनको देश को रूल करने का अधिकार सीधा भगवान से मिला है, और ये भगवान की इच्छा है कि ये हमारी राजा बने। तो इजिप्ट के लोग अपने राजाओं के बारे में ये ख्याल रखते थे। अब देखो, इजिप्ट की समाज के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। इजिप्ट में सरकार और धर्म, गवर्नमेंट और रिलीजन, ये दो बहुत करीबी इनके बीच में रिश्ता था।
इजिप्ट के लोग मानते थे कि उनके जो राजा यानी कि फ़राओ है वो भगवान का ही प्रतिनिधि धरती पर है। इसीलिए फ़राओ जो थे वो सिर्फ राजा नहीं थे, बल्कि इजिप्ट के लोगों का जो धर्म है वो धर्म का भी हेड वही थे, क्योंकि उनको भगवान का प्रतिनिधि धरती पर माना जाता था। तो इजिप्ट की जो समाज था वो 3 क्लासेस, 3 भाग में वो डिवाइडेड था। पहला क्लास था अपर क्लास। अपर क्लास में कौन आते थे? राज परिवार आता था, बड़े बड़े ज़मीन के रिच लैंड ओनर्स, मतलब बड़े बड़े ज़मीन के मालिक आते थे। उनके मंदिरों के जो पुरोहित है वो आते थे, और बड़े बड़े जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो अपर क्लास में आते थे। समाज के मिडिल क्लास में कौन आते थे? मिडिल क्लास में मर्चेंट्स माने व्यापारी आते थे। मैन्युफैक्चरर मतलब जो लोग सामान बनाते थे, मटका बनाना और भी कई कई चीज़, जो कपड़ा सिलना, ये सब मैन्युफैक्चर के काम जो करते थे वो भी मिडिल क्लास में आते थे। क्राफ्ट्स पर्सन और आर्टिसंस, क्राफ्ट्स पर्सन और आर्टिसंस माने हाथों के सहारे छोटे छोटे चीज़ बनाने वालों, मतलब जैसे शस्त्र बनाने वाला, ठीक है, पॉट बनाने वाला, इस तरह की चीज़ बनाने वालों को क्राफ्ट्स पर्सन या आर्टिसंस कहा जाते हैं। ये सारे लोग, और जो कॉमन प्रीस्ट थे, ऑर्डिनरी जो पुरोहित थे, जो मंदिर के हाई प्रीस्ट नहीं थे, जो छोटे छोटे पुरोहित होते थे, ये सारे मिडिल क्लास के सदस्य थे। और लोअर क्लास में कौन आता था? किसान आते थे, ठीक है, जो वर्कर्स को, कोई जिनके पास स्किल नहीं था, जो लोग मिट्टी खोदना, घास काटना, इस तरह के जो वर्कर्स काम करते थे। और स्लेव्स, नौकर लोग। ये इजिप्ट में जो नौकर लोग होते थे, स्लेव्स होते थे, वो नॉर्मली कौन होते थे? जब इजिप्ट के फ़राओ दूसरे देशों को लड़ाई में हराते थे तो उन देशों के लोगों को बंदी बनाकर, प्रिजनर बनाकर इजिप्ट लाया जाता था, और इनसे सबसे कठिन कठिन काम इनसे करवाया जाता था। तो ये लोग थे समाज के सबसे नीचे वाले लोग, ठीक है। स्लेव्स जो थे, ये स्लेव्स जो थे, ये सबसे नीचे वाले लोग थे, और इनका समाज में कोई अधिकार नहीं था। इनके साथ फ़राओ या दूसरे लोग कुछ भी कर सकते थे, इजिप्ट के लोग, इनका कोई अधिकार दिया नहीं इनको जाता था। तो ये समाज की गठन था इजिप्ट में। इजिप्ट की पारिवारिक जीवन कैसा था? देखो, इजिप्ट के परिवार के लोग एक दूसरे के साथ बड़े घुल मिल के रहते थे। घर में पापा को, फादर को हेड ऑफ द फैमिली माना जाता था, ठीक है। अपर क्लास के जो फैमिलीज थे वो बड़े लग्जरी, मतलब आराम व आयाश में जीवन बिताते थे, और ये लोग हंटिंग, फिशिंग करना, ठीक है, फाउलिंग, फाउलिंग मतलब होता है पंछियों की शिकार, ठीक है, ये सब चीज़ों के जरिए उन लोग एंटरटेनमेंट करते थे। अब नाउ सी, अब देखो इजिप्ट के, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, आई थिंक देयर इज 1 पेज मिसिंग हियर, लेट मी जस्ट चेक। एक पेज लग रहा है मिसिंग हो गया, 1 मिनट, मुझे 1 मिनट टाइम दो, मैं थोड़ा चेक करता हूँ। ओके, एक बार बुक में चेक करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। नहीं तो एक काम करो, ये वीडियो इतना तक रहने दो, आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, आई विल जस्ट चेक अप व्हाट इज रॉन्ग, इफ अ पेज इज मिसिंग, and I will continue in the next chapter, next video. Okay, thank you so much.